नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान जब करोड़ों मिडिल क्लास अपने रोज़गार खो रहे थे, उनकी सैलरी कट रही थी, जब करोड़ों गरीब वर्ग के लोग खाने पीने के लिए जूझ रहे थे, रोजी रोटी बचा रहे थे, इसी दौरान 100 अरबपतियों की संपत्ति लगभग 35% बढ़ गई। लगभग 13 लाख करोड़ की बढ़ी हुई इस संपत्ति और इसके ठीक पैरेलल, ठीक उलट लगभग 13 करोड़ अति गरीब लोगों की हुई बर्बादी के बीच का जो फासला है वो एक विडंबना को दिखाता है। वो दिखाता है कि ऐसी आपदाओं में अवसर किसे मिले और अवसर किसके छीन लिए गए। इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करते हुए ऑक्सफैम एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है और उसका नाम देती है द इनइक्वलिटी वायरस, यानी गैर बराबरी का वायरस। वायरस किसी चीज़ को कब कहते हैं? जब वो बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है। तो क्या अब जो गैर बराबरी है घटने के बजाय बढ़ने लगी? हम इसी पर बातचीत करेंगे कि इस रिपोर्ट को वायरस का नाम क्यों दिया गया है। हम शुरुआत करते हैं कि इनइक्वलिटी वायरस क्यों, क्या ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है? वायरस बीमारी पैदा करता है और जब सिस्टम में एक बार बीमारी आती है तो फिर वो पूरे सिस्टम को रुग्ण करता है। तो इनइक्वलिटी को इसलिए हम लोग वायरस बोल रहे हैं क्योंकि ये एक बार जब हमारे समाज के अंदर प्रवेश करता है तो जो असमानता समाज के अंदर व्याप्त है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये जब असमानता बढ़ती है तो लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, जहाँ पर गरीब और ज़्यादा गरीब बन जाता है, अमीर और ज़्यादा अमीर बन जाता है और फिर इस मर्ज को रोकना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने बहुत सोच करके इसका नाम वायरस दिया कि दो चार ऐसे आंकड़े या पैरामीटर बताए जाएं जिनको देखकर, नाप कर आपने कह दिया कि ये बहुत तेज़ी से। बिल्कुल ही एक चीज़ देखा गया है कि पैंडेमिक जब फैला तो इसमें लोगों की नौकरियां चली गई, लोग अपने जीविका के स्थानों से पैदल चलना शुरू किए अपने गाँव में जाने के लिए। हज़ारों किलोमीटर की जर्नी लोगों ने साइकिल पर पैदल चल करके किया। वहीं पर यह देखा गया कि जो हमारे देश के जो अरबपति लोग हैं इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब उनका एक जो बिज़नेस मॉडल है उसमें ग्रोथ हुआ, लेकिन क्या एक ऐसा हेल्दी मॉडल नहीं हो सकता है जिसमें समान अवसर हो सब लोगों के बढ़ोतरी के लिए? इसमें 35% का इजाफा हुआ जो भारत के बिलियनियर्स हैं उसमें, ये इंडिया की बात है। और ग्लोबली भी अगर इसको आप देखें तो 19% जो वहाँ के बिलियनियर्स हैं उनके इनकम में इजाफा हुआ। उसी तरह से 500 जो बिलियनियर्स पूरी दुनिया में हैं उनका इनकम ये देखा गया कि 809 करोड़ बिलियन US डॉलर बढ़ा है। ये बहुत बड़ा ह्यूज फिगर है। तो इस तरह की जो असमानता दिखाई दी है उसको देख करके हमें लगता है कि वायरस की रफ्तार से ये तेज़ी से फैल रहा है और पूरे समाज को रुग्ण करेगा अगर इसको एड्रेस। मतलब जैसे अपने यहाँ 100 अरबपतियों की संपत्ति लगभग 13 लाख करोड़ बढ़ा है, वैसे पूरी दुनिया में लगभग 800 लाख, यानी उसे फिर से करोड़ में मल्टीप्लाई करें तो 800 लाख करोड़ बढ़ता चला गया, यानी कई गुना, यानी पूरी दुनिया में लगभग 100 देशों में इस तरह की विषमता बढ़ी है। क्या ये अभी जिस तरह से महामारी आई उससे जोड़ने की ज़रूरत है? क्या ऐसी आपात स्थितियों में कॉरपोरेट को ज़्यादा मौका मिल जाता है एक तरफा कमाई करने का, एक समाज के एक बड़े तबके को पीछे छोड़ देने का, या ये वैसे आम बात है कि किसी तरह से बढ़ गई हो? ये जब मेला होता है या मुसीबत होती है, भगदड़ होती है, तो लुटेरों और जबकतरों की चांदी हो जाती है। एक्सीडेंट होता है तो भी ऐसे उठाईगीर बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो अगर ऐसे लोग सक्रिय हुए हैं, फ़ायदे में हैं, तो इनको क्या कहा जाए ये बिल्कुल साफ़ है। एक शेर है उनका अदम गोंडवी का कि कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आँकिए, कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आँकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं कोठियों की, पर असली हिंदुस्तान कहाँ पर है ये इस रिपोर्ट के अंदर बहुत साफ आ गया है। फुटपाथ वालों के क्या हालात हैं? फुटपाथ वालों के हालात हैं कि फुटपाथ के नीचे अब अखबार भी नहीं बचा है उनको बिछाने के लिए। फुटपाथ वालों के ये हालात है कि जो कमेटी का नल बना था जिससे वो नहा लेते थे, पी लेते थे, अब वो कमेटी के नल में पानी आना भी बंद हो गया है। ये हैं फुटपाथ वालों के हालात। फुटपाथ वालों के हालात ये हैं कि नीचे अखबार बिछाने के लिए नहीं रहा, लेकिन ऐसी बातें अखबार में छपती क्यों नहीं? अखबार का मालिक कौन है? चीज़ें स्थित है। जिस अखबार के मालिक ने ही कमाई करी है वो अपने अखबार में ये छापेगा कि नहीं हमारी वजह से आपकी हालत ये हो रही है, वरना दंगा नहीं भड़क जाएगा, सिविल वॉर नहीं हो जाएगी। तो हमें रुपहली दुनिया दिखाई जाती है, हमें चकाचौंध दिखाई जाती है, पर असलियत ये है कि जो आपदा में अवसर था
आपदा में अवसर किसके लिए हुआ है? हमारे देश के पूंजीपतियों के लिए आपदा में अवसर आया है और उन्होंने अनाप शनाप कमाई करी है। जो दवा हमें बताई गई थी कि दवा कोरोना वायरस में रोकथाम में मदद कर सकती है, उस दवा में मार्च के अंदर जो बैच पे प्रिंट है उसके दाम देख लीजिए, अप्रैल में जो प्रिंट कर दिया उसके दाम देख लीजिए। जो हमारे बाबा रामदेव की आटे की बोरी है उसके अंदर प्रिंट देख लीजिए मार्च के अंदर, और अप्रैल के अंदर का प्रिंट देख लीजिए। तो इन्होंने कमाई करी है। ये वो लोग हैं, जब 1990 से लगातार कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र में चीज़ों को जाने दो, तो निजी क्षेत्र ने हमें लूट लिया। जब मुसीबत में है, जब हम गड्ढे में गिरे तो हमारा झोला उठा के भाग गए, मदद नहीं करी। इसलिए लगातार हम लोग कह रहे थे कि ये कॉरपोरेट या निजी क्षेत्र धोखा है, हमें पब्लिक सेक्टर को बचाना चाहिए। आप इसके आंकड़े देखिए कि ये जो आज से नहीं 2009 से अगर आप देखें तो 2009 से इनकी आय लगातार बढ़ रही है। 1990 से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था भारत में और 2009 से इनकी 75% से ज़्यादा आय बढ़ चुकी है इन लोगों की, और सिर्फ एक साल में 35% बढ़ा ली। जबकि मुकेश अंबानी 1 सेकंड में जितना कमा रहा है उतना 3 साल तक एक मज़दूर खून पसीना बहाने के बाद नहीं कमा सकता। मुकेश अंबानी का 1 सेकंड और एक मज़दूर का 3 साल। मुकेश अंबानी का 1 घंटा जितना कमा रहा है उतना एक दिन में जितना कमा रहा है उतना एक मज़दूर को 10,000 साल लग जाएंगे मेहनत करने में। आप ये देख रहे हैं, जबकि मुकेश अंबानी का एक ही वोट है, उस मज़दूर का एक ही वोट है। तो नॉर्मल सिंपल डेमोक्रेसी में 2 इक्वल राइट वाले लोग जिनका एक वोट है, लेकिन वो ऐसे घालमेल में फंसे हैं कि ऐसी सरकार में चुन लेते हैं जिस सरकार के अंदर मुकेश अंबानी 1 घंटे में इतना कमाने लगता है और दूसरा आदमी ज़मीन में पहुंच जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर भी आती है। हम सरकार से भी सवाल उठाते हैं कि जिस समय पूरे देश को कंट्रोल कर रही थी, वो पूरे देश में सारा रेल सारी बस बंद कर दी थी, मज़दूर घिसट घिसट के पैरों की एड़ियाँ छिल गई, उनके बच्चे मर गए। जब घर पहुंच रहे थे उस दौरान उनके रोज़ मिलने वाले दोस्त यार पूंजीपति अरबों में खेल रहे थे, कमाई कर रहे थे। इस पर तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आपदा में अवसर अमीरों के लिए था और गरीब तबाह हुए हैं। और इसमें अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम ये मानने पर मजबूर हैं कि सरकार, ऑक्सफैम ने तो केवल रिपोर्ट दी है, जनता में तो हम तमाम लोग काम करते हैं, हम ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये सरकार की साजिश या मिली भगत थी। सरकार की साजिश बताई जा रही है। अभी अंबानी का नाम लिया गया। हम देखते हैं कि ऐसी भी तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हम ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं, जब टीवी चैनलों पर लगातार पिछले 1 साल से तो कम से कम दिखाया जा रहा है कि कोरोना के आते ही पाकिस्तान बर्बाद हो गया, चीन डर रहा है, कभी नरेंद्र मोदी से डर रहा है, कभी सेना से डर रहा है। पड़ोसी देशों के डर की बातें, पड़ोसी देशों के बर्बादी की बातें आपको बताई जा रही, आपके देश के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो उन टीवी चैनलों में जो सबसे ज़्यादा विज्ञापन देते हैं उनमें 4-5 नामों का मैं जिक्र करता हूँ, अंबानी, अडानी, मित्तल और बिरला। अगर इन 4 नामों का, क्या ये लोग भी इसमें शामिल हैं? अंबानी का तो जिक्र हो गया, क्या ये लोग भी इसमें शामिल हैं कि टीवी चैनल इसलिए भी ना दिखाते हों? नहीं, इस तरह से मैं नहीं कहना चाहूँगा इसको, लेकिन इनइक्वालिटी कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़रूर इसको रखना चाहूँगा कि जो अमीर पूंजीपति हैं उनके पास पूंजी की बहुत बड़ी ताकत है। इस वजह से वो तमाम रास्ते निकाल लेते हैं अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर उनके एक्शंस ऐसे हों जो समाज के वर्ग को भी आगे लेकर के चले, जो कि हम लोग एक हेल्दी CSR की बात करते हैं उसमें, तो ज़रूर ऐसा होगा कि समाज का दूसरा वर्ग भी उसमें आगे बढ़ेगा। वो प्रिविलेज पोजीशन में है, तो आज जो प्रिविलेज पोजीशन में है उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको भी ऊपर की तरफ लेकर के चलें। पूंजीवादी समाज में जब संपत्ति तेज़ी से बढ़ी तब भी मर्दों ने आपस में बांट लिया, जब तेज़ी से घटी तब भी मर्द ही आगे दिखते रहे, चाहे वो किसान के रूप में आंदोलन करते हुए, मजदूर के रूप में। महिलाओं की तस्वीर छिपा दी गई। इस रिपोर्ट में महिलाओं का भी जिक्र किया गया है। क्या आपको लग रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर, दूसरा कि जब एक समाज फ्रस्ट्रेटेड होता है तो पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर मर्दवादी समाज का है, तो क्या ऐसे में अपराध भी बढ़े हैं? महिलाओं की चुनौती बड़ी है क्या इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी है। चाहे आप किसी भी सर्वे या किसी भी रिपोर्ट को उठाकर देख लें, चाहे आप अखबार में छपने वाली खबरों को देख लें, चाहे अपने आप आसपास भी देख लें, औरतों के खिलाफ हिंसा, औरतों के खिलाफ दुष्कर्म या औरतों के साथ की जाने वाली गैर बराबरी, वो इस पूरे
दौरान में और बढ़ गई है, क्योंकि शायद नौकरी जाने का फ्रस्ट्रेशन वो भी घर पे निकाला गया है, शायद पूरे दिन घर में रहने का जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी औरतों पर निकाला गया है, या फिर औरतों के ज़रिए अपनी कमियों को छुपाते हुए लोगों ने हिंसा या मारपीट या फिर औरतों के साथ एक भेदभाव का जो नज़रिया या जो तरीका अपनाया है वो इस दौरान बहुत बड़ा है। तो एक पैंडमिक की वजह से जहाँ पर सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, उसी जगह औरतें शायद थोड़ा और सफ़र कर रही हैं, क्योंकि उनको पैंडमिक के साथ साथ एक हिंसा और एक गैर बराबरी का भी सामना करना पड़ रहा है। आदर्श का जो चोला ओढ़ा गया था ना, ये महामारी ने उसे हटा दिया सामने से और असल चेहरा सबका दिखाई देने लगा। इसीलिए ज़रूरी है इन पर बात करना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम क्रोनिक कैपिटलिज्म वाले एंगल पर ही रहें, और ये रिपोर्ट भी लगभग हर चीज़ पर, हर पहलू पर चर्चा करती है। बच्चों की अगर बात करें जो स्कूल जाया करते थे, पढ़ाई किया करते थे, वो किस वर्ग के कहाँ पढ़ते हैं लगभग सबको पता है। जो प्राइवेट स्कूलों में, बेहतरीन स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे, उन्हें वैकल्पिक शिक्षा मिल गई। उस तरह के तो नहीं मिली, लेकिन वैकल्पिक शिक्षा मिल गई। क्या जो ग्रामीण तबका है, जो झुग्गी बस्तियां हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब क्लास है, उसके बच्चों के पास इस एक साल में पढ़ाई लिखाई की कुछ सुविधाएं आ पाई हैं, या सारे साधन ऐसे ही तय किए गए हैं कि गरीबों के बच्चे ना पढ़ सकें? देखिए, इस पैंडमिक में जो एक ऑल्टरनेट एजुकेशन का मॉडल आया जिसको हम ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं, वो ऑनलाइन शिक्षा बिल्कुल चालू हुई, और वो हर छोटे स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय के स्तर पे वो ऑनलाइन शिक्षा आई। यहाँ पे समस्या ये हुई कि जब आप ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़े तो उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। पहला था एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी, और दूसरा आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए आप उस इंटरनेट को चला सकें। गाँव में लोगों के पास, इतनी दूर दूर के गाँव में बच्चे रहे कि उनको इंटरनेट की सुविधा प्राप्त नहीं थी। अगर इंटरनेट की सुविधा थी भी तो दूसरी तरफ उनके पास वो बैंडविड्थ नहीं आई, वो स्पीड नहीं आई जिसकी वजह से वो क्लास अटेंड कर पाएँ। यदि एक घर में 3 से 4 बच्चे जो कि अमूमन गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे अगर एक ही मोबाइल फ़ोन है तो आप किस तरह से उस ऑनलाइन शिक्षा को चालू कर पाएंगे, आप किस तरह से क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, और क्या माध्यम रहेगा क्लास में पढ़ने का। बहुत बार जब लोगों से इस पैंडेमिक के दौरान बात की तो उन्होंने ये बताया कि हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल में लॉगिन करके बैठ तो जाते हैं, पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वीडियो वो ऑन नहीं कर सकते हैं, उनका इंटरनेट का खर्चा और ज़्यादा होएगा, नेट पैक उनके पास इतना है नहीं, और ना ही उनके पास उतनी इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी है। तो ऑनलाइन शिक्षा जो है वो एक तरह से नाम भर को रह गई। स्कूलों ने तो अपनी खाना पूर्ति कर दी, पर ना माँ बाप संतुष्ट हुए और ना बच्चे संतुष्ट हुए। फ़ीस का एक अलग मसला रहा कि फ़ीस उनको देनी है कि फ़ीस की माफ़ी होएगी, बट बहरहाल ओवरऑल पिछले 1 वर्ष में जो देखने को मिला वो ये मिला कि बच्चे जहाँ पर खड़े थे उससे बहुत पीछे चले गए। तो अभी जैसे हम लोग गैर बराबरी की बात कर रहे हैं वयस्क लोगों में, जैसे हम इकोनॉमी के टर्म में बात कर रहे हैं, क्या उसी तरह बच्चों की पढ़ाई में भी फासला बढ़ गया क्या, कि जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा मिलती थी उनका इस बार एकेडमिक सीजन पूरा कोर्स ये साल आगे बढ़ गया, लेकिन जिन्होंने नहीं मिली वो 1 साल पीछे चले गए? देखिए, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि किसको शिक्षा मिल रही है, इम्पॉर्टेंट ये है कि शिक्षा जो मिल रही है वो कितनी समझ में आ रही है, वो कितनी उन तक पहुंच रही है। तो पहली बार तो शिक्षा उन तक पहुंच नहीं पाई, और दूसरी जो पहुंची वो उनको समझ में नहीं आई। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनका जो ज्ञान था वो जिस लेवल पे खड़े थे उससे वो बहुत पीछे आ गए, मतलब उनका पढ़ाई की तरफ से भी मन एक तरह से हट गया। मतलब जिनके पास साधन है, अगर वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, अगर उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, पढ़ लिख भी सकते हैं, तब भी उन्हें कितना उसे चलाना आया है, कितना समझ पाए हैं, इस पर भी सवाल है। अभी अगर हम आर्थिक तौर पर देखें, जो गैर बराबरी बनी है, इसका समाज में हम क्या देखेंगे? अगर ये अंतर बढ़ता चला जा रहा है, एक वर्ग कमाई करने में, खासकर जो अरबपति वर्ग है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब क्लास है वो कुछ संख्या में शायद 13 करोड़ के आसपास, एक ऐसा जिसे अति गरीब कहा जा सकता है, सबसे ज़्यादा निर्धन, उसके हालत क्या है और उससे समाज में हमें क्या देखने को मिलेगा अगर उसके रोज़गार पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो जाएंगे, जो लगभग इनफॉर्मल सेक्टर ही हर तरफ से होता है? देखिए, जब गैर बराबरी बढ़ती है, लोगों के विकास करने के अवसर ख़त्म होते हैं, तो ऐसे में एक तो क्राइम रेट बढ़ता है, ऐसे में लोगों में असंतोष फैलता है, आसपास होता है, जीवन यापन के लिए भी आदमी कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करने की कोशिश करता है, और उसमें जो ईजीएस्ट रास्ता ये लगता है कि क्राइम की तरफ को, क्राइम के रास्ते को अपनाया जाए।
दूसरा यह है कि वर्गों में अलग अलग वर्ग के प्रति असंतोष होना या उसके प्रति एक दुर्भाव मन में होना, वो चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि एक वर्ग के पास जो है सारी सुविधाएं और अति जो है जिस तरीके से कहना चाहिए कि बहुत ही अगली रूप में आपके पास धन है, और दूसरे के पास में जो बुनियादी उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए भी आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो ये गलत दिशा में ही आपको ले जाता है, और ये समाज के लिए भी सही नहीं है और एक देश के लिए भी सही नहीं है। इस तरह की गैर बराबरी हो सकती है, अपराध को बढ़ावा दे। खैर, उस संगठित अपराध का क्या होगा जिसे क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं, उस संगठित अपराध का क्या होगा जिसमें मशीनरी शामिल होती है, उस संगठित अपराध का क्या होगा जिसे अवसर की तरह तलाशा जाता है, तराशा जाता है और एक बड़ी इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से को कुछ लोगों को फ़ायदे के रूप में पहुंचाया जाता है। इन पर लगातार सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि जब महामारी आई तो वो लगभग कम से कम गरीब तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसके बाद के हालात से जिनको फ़ायदा हुआ, अगर इसी रेशियो में या इसी तरह से फ़ायदा गरीब वर्ग को भी होता, मिडिल क्लास को भी होता, तो किसे आपत्ति थी। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति तो यही है कि जो साधन संपन्न लोग थे उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई, उनके तमाम संसाधन बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि तमाम रिसोर्सेज, क्योंकि कट करने के बाद लोगों को, एम्प्लॉयज़ को घर बिठाने के बाद तमाम पैसे की बचत होने लगी उद्योगपतियों को, लेकिन उस मिडिल क्लास का क्या जिसके लगभग रोजगार छीन से गए। हम लगातार इस तरह के मुद्दे पर आपसे बातचीत करते रहेंगे और इनके तमाम पहलू पर, इसका आर्थिक पहलू क्या है, सामाजिक पहलू क्या है और जिस पे बोलने से हम सब बचते हैं उसका राजनीतिक पहलू, उस पर तो ज़रूर हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि सब कुछ का रिफ्लेक्शन जब एक भर जाएगा ये समाज के अंदर, जब ये खाई बड़ी हो जाएगी तो देखिएगा एक राजनीतिक विद्रोह के रूप में ही दिखेगा। तो हम इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।